आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमेरिका में तेलंगाना की इंजीनियर को पुलिस ने मारी गोली, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार। अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर कर सीएम योगी को बताया झूठा, कहा अपनी निगाह में न गिर जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर अंसारी को मिली राहत, जेल से आएंगे बाहर। विजय कुमार सिन्हा का कांग्रेस पर हमला, कहा पूरे देश को धर्मशाला आरजेडी पर भी बरसे। डिफेंस डील पर पाक एक्सपर्ट ने दी अहम जानकारी, कहा अगर किसी भी देश ने किया हमला तो सऊदी अरब की आर्मी पाकिस्तान में करेगी लैंड। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जिंजीस वाले पोस्ट पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि बार बार की हार और जनता द्वारा नकारे जाने के बाद राहुल गांधी हिंसक सपने देख रहे हैं। उनकी झूठी कहानी और उनका भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। भारत की युवा और नागरिक राहुल गांधी की नकारात्मक और हिंसात्मक राजनीति का मोहरा बनने वाले नहीं हैं। उनके भारत विरोधी इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। भारत हर क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा निराशा में व कुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। आज युवा पीढ़ी की मेहनत की पराकाष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वित्तीय अनुशासन और दूरगामी सोच के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 7.8% की दर से भारत बढ़ रहा है। यहां राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक हिंसात्मक राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक नौजवान बनने वाला नहीं है। भारत में जेन जी किसी विदेशी आका की टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करने वाली जिम्मेदार, समझदार, मेहनतकश पीढ़ी है। राहुल गांधी की भारत विरोधी इरादे, मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रभक्ति में लीन होकर विकास की पराकाष्ठा की ओर आगे बढ़ चुकी है और भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प में लगी है। भारत लगातार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और भारत की तरक्की की खबर जब भी आती है, जब खुशियों का, त्योहारों का, तरक्की का खबर आती है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज व युवरानियां खुशी में शामिल होने की बजाय मातम की धुन चला देते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कल राहुल गांधी ने साक्ष्य और आधार के साथ जो बातचीत की थी, चुनाव आयोग उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग का भाजपा के प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं। चुनाव आयोग का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। उनके पास किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं है। कल राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, साक्ष्य के साथ, आधार के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ और लिविंग विटनेसेस के साथ, उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। और जैसा होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत के तौर पे कह रहा हूं मैं, तो इलेक्शन कमीशन नहीं, डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई जवाब है इस बात का? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जवाब दिया जा चुका है। तो जो सीआरपीसी में जो प्राविधान है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें कानूनन सीआईडी को अधिकार है। सीआईडी जांच हो रही है।
संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। तो जो एक संवैधानिक जांच एजेंसी ने 1-2 बार नहीं 18 बार इनसे पूछा तो उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जवाब जो मीडिया में तैरा रहे हैं वो तो उनको देना चाहिए था और उसको रिपीट करना चाहिए था। वैसे जैसे यहां है देश का इलेक्शन कमीशन, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन वो भी तो संवैधानिक संस्था है, उसने भी भेजा है कोट करते हुए, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया है, किसी बात का कोई जवाब नहीं है, हर बात का तर्क के साथ जवाब दें। तो पूरी तरह अब साफ हो गया था कि इलेक्शन चोरी के लिए जो दूसरी किस्त दी है वो और ज्यादा साक्ष्यों के साथ है। अब बड़ा इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को हाइड्रोजन बम का, तो इतनी जल्दी क्या है आएगा। अमेरिका में तेलंगाना के महबूबनगर जिले के एक 30 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद निजामुद्दीन की अमेरिका में कथित तौर पर पुलिस द्वारा गोली मारे जाने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसके रूममेट के साथ उसका झगड़ा हुआ था। वहीं पुलिस ने हादसे वाली जगह से 2 चाकू बरामद किए हैं। मैं मोहम्मद हसनुद्दीन रामा वेली साकिन। मुझे आज इस बात की इत्तला मिली है कि मेरे बच्चे का शूट डेथ हुआ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ है। मेरा बच्चा 2016 में पढ़ने के लिए गया था फ्लोरिडा कॉलेज, वहाँ उसकी पढ़ाई हुई। 2 साल के बाद फिर वहाँ सोच कंपनी में काम करा। सोच कंपनी के बाद फिर कैलिफोर्निया चले गया प्रमोशन पे। कैलिफोर्निया में शूट डेथ हुआ है। मैं वजीर खारजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जयशंकर साहब से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मेरे बच्चे की डेड बॉडी को महबूबनगर वापस भेज दिया जाए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात के बाद उन्हें व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद किया था। इस पर अब एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि क्या इस देश में कोई कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे? ये सभी दावे निराधार हैं। आतंकवाद आतंकवाद है और कोई भी आतंकवाद से समझौता नहीं कर सकता। देखिए, अब कौन आज क्या बोल रहा है इसका क्या मायना। जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे? कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो? कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे? ये सारी बातें बेबुनियाद है। आज मनमोहन सिंह साहब तो है नहीं, अब कोई भी बात वक्तव्य कर दे और हमने उसको मान लेना, ये तो संभव नहीं होता है। और जो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आतंक आतंकी होता है और आतंक के साथ कोई समझौता कोई नहीं कर सकता है। न मनमोहन सिंह ने किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में तो सवाल ही नहीं है कि आतंकवाद से कोई समझौता किया जाए। पहलगाम में आए तो घुस घुस कर मारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उस टाइम पे बालाकोट पहलगाम हुआ, वो अपना कौन सा हुआ, बालाकोट हुआ, जवाब कैसा दिया? तो ये है मोदी जी की आज की रणनीति, आज की जो हमारे भारत की सरकार की जो नीति है, इससे कहीं आतंक का समझौता नहीं हो सकता। सर, आप भी उस समय मंत्रिमंडल में थे, ऐसी कुछ चर्चाएं उस समय चल रही थी क्या?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि जब वो सत्ता में आए तो यूपी के किसी भी शहर में मेट्रो नहीं थी। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि सफेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा गिरती है। आज झूठ भी खुद को लज्जित महसूस कर रहा होगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जब आए थे तब एक भी शहर में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज यूपी के 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने इसे गलत करार दिया और उस वक्त की तस्वीरें शेयर कर दी जब अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए खुद लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। यही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के साथ इसमें सफर भी किया था। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के बयान पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबी पोस्ट लिखी और इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने लिखा कि बेहद शर्मनाक बयान, आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा। इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि इंसान औरों की ही नहीं अपनी निगाह में भी गिर जाए। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि सफेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है। सत्ता का ऐसा भी क्या लालच, उस बात को झूठ बताना जिसके प्रमाण हर तरफ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और जनता ने जिसका खुद साक्षात अनुभव किया हो। आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाता सूची से अचानक लाखों वोट काट दिए जाते हैं और बढ़ा भी दिए जाते हैं तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी तो होगी। निर्वाचन आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह से जो गफलेबाजी हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब मतदाता सूची से नाम काटने का एक जीता जागता उदाहरण है सामने देखिए तो गलत का कोई औचित्य है नहीं। मतदाता सूची से अचानक लाखों लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं, लाखों लाख वोट उठा दिए जाते हैं। एक एक विधानसभा में ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं घालमेल तो है। निर्वाचन आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए और जो इस तरीके से घपलेबाजी हो रही है, कहां से हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यद्यपि निर्वाचन आयोग की कोई डायरेक्ट भूमिका निर्वाचन सूची बनाने में नहीं होती, जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से ये सूची बनाई जाती है। जिले में तमाम अधिकारी दबाव में आकर के मनचाहे तरीके से लोग नाम बढ़ाते हैं, नाम घटाते हैं, लेकिन इसका परीक्षण निर्वाचन आयोग नहीं करती। अगर परीक्षण करना शुरू कर दे और गलत पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाए तो शायद ये काटपीट का मामला अपने आप हल हो जाएगा। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी के जमानत अर्जी की मंजूरी दे दी है। अब उमर अंसारी जेल से बाहर जाएंगे। जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर की है। उमर अंसारी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में बहस की। गाजीपुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 4 अगस्त को उमर अंसारी को पुलिस ने लखनऊ के दारुशफा स्थित विधायक निवास में गिरफ्तार किया था। थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। ये प्रॉपर्टी सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवड़ी दास मोहल्ले में स्थित है। आपको बता दें कि पुलिस ने उमर अंसारी को कासगंज जेल में रखा था। गिरफ्तारी के बाद से उमर गाजीपुर की जेल में बंद थे। 25 अगस्त को उसे कासगंज शिफ्ट किया गया था। उमर अंसारी के विरुद्ध 3 अगस्त 2025 को मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है। कांग्रेस के खिलाफ जिस आरजेडी का जन्म हुआ उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर घुसपैठी को स्थापित करने, सरकारी योजना में भागीदारी बनाने और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को
स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से जो मां भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी के युवाओं से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और वे गुस्से में हैं। उनका वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नौजवान युवा आगे आ रहे हैं, उनको ठगने का काम हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो युवा तो गुस्से में है और कोई वोट चोरी कर रहा है उनका। इसके खिलाफ इस बार आक्रोश है युवाओं में। ठीक ही कह रहे हैं राहुल गांधी जी। सर, अमित शाह ने फिर से कहा है कि महागठबंधन अगर होगा तो सरकार होगी। देखिए, बीजेपी होगा तो घुसपैठियों की सरकार है। 11 वर्षों से तो ये दिख रहा है। भाजपा ने घुसपैठियों को घुसाया है, ये प्रमाण हो गया। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री और भारत सरकार के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, घुसपैठिए पर बोल रहे हैं। 11 वर्षों से उनकी सरकार है तो उन्होंने घुसपैठियों को घुसाया है, तो किसने रोका है निकालने से? घुसपैठियों को निकालने के बदले वोट चोरी कर रहे हैं। जो काम है वो तो कर नहीं रहे हैं। घुसपैठियों पर ज्ञान ना दें बीजेपी के लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन में पुराना हम लोगों का सहयोगी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोगों का रिश्ता रहा है। कई चुनाव साथ मिलकर लड़े हैं सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। ये बिहार को बचाने की लड़ाई है, सरकार बनाने की नहीं, बिहार की भलाई की लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर तैयारी सब पार्टियों करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल भी 243 सीटों पर तैयारी कर चुकी है। तो हमारे गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, क्या होगा, इसका जल्द ऐलान हो जाएगा। सब सहमति बन गई है, सब बात हो गई है। ये कुछ लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य सहयोगी हमारे दल हैं, हमारे गठबंधन में कहीं कोई किचकिच नहीं है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटका ने शिकायत भी की थी। कर्नाटका में सरकार, पुलिस सब कांग्रेस की ओर और उसने काम नहीं किया तो आप हल्ला क्यों कर रहे हैं? कल की प्रेस वार्ता में आपने गणेश कुमार की तस्वीर लगाई। वे इस साल आए हैं और 2023 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाची अधिकारी कर्नाटका ने कॉम्प्लेन किया था। जीता कौन? कांग्रेसी। सरकार कहां पर कर्नाटका में? कांग्रेस की। पुलिस किसकी? कांग्रेस की सरकार की। तो अगर उसने काम नहीं किया तो आप हल्ला क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरा गणेश कुमार की फोटो लगाई, सब कुछ कहा। छोड़िए, वो तो आए हैं इस साल ना, तो 23 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? तो झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना, मिस्चीवियस बातें करना और देश के सामने गलत तस्वीर प्रस्तुत करना, यह राहुल गांधी की फितरत हो गई है। राहुल गांधी कितना झूठ बोलेंगे?
कितना बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। और सबके पीछे में यही है कि हमको वोट नहीं मिलता तो हम जीतते नहीं हैं। तो ऐसे तो आपकी हालत और खराब होगी। ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन जो कल ट्वीट किया है वो बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने जैन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बताइए, बचाइए, संविधान को आप बताइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग हैं उन्होंने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। जैन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आप कभी नहीं आइएगा। देश के नौजवानों को राहुल गांधी बगलाना बंद करें झूठी बात के आधार पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी विषयों पर चर्चा होगी। आज की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारी उम्मीदवारी के प्रारूप और शर्तों पर विस्तृत चर्चा होगी। क्या भारत गठबंधन में हमारे सहयोगियों के साथ अच्छी हमारी बातचीत प्रगति कर पाई है और क्या हम एक दूसरे की केमिस्ट्री को आगे समझकर आगे बढ़े हैं। सभी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन आज के स्क्रीनिंग कमेटी में जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी का जो बैठक हुआ, उस बैठक का यहाँ पर विस्तार से बात होगी और हर विषय पर चर्चा होगी। हमारी उम्मीदवारी के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए क्या टर्म्स होना चाहिए और इंडिया गठबंधन के साथ जो हमारे पार्टनर हैं उनके साथ जो हमारी वार्ताएं हुई उसमें प्रोग्रेस हुआ है, अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। हम लोग एक दूसरे को केमिस्ट्री को समझ करके आगे बढ़े हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील हुई है उसे लेकर चर्चा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब को देगा। इस पर एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा है कि म्यूचुअल डिफेंस डील का मतलब ये नहीं होता है कि पाकिस्तान अपने हथियार सऊदी को दे देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौतों से सिक्योरिटी और कन्वेंशन सिक्योरिटी कैपेबिलिटी मजबूत की जाती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि रक्षा समझौता होने के बाद भारत में ये बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी को दे देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुए थे उसमें क्या अमेरिका कहता था कि अपना न्यूक्लियर दूंगा। कमर चीमा ने बताया कि साल 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट जैसे सीटो, सेंटो और बगदाद पैक्ट किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला हमें मिल गई थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी ऐसा ही है। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी को नहीं देने वाला है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने यह भी कहा था कि एग्रीमेंट के दौरान कि पाकिस्तान उसके दिए हुए असले का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता। म्यूचुअल डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको हर तरह का अम्ब्रेला दे देंगे। इसका मतलब होता है कि सॉलिडेटरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप कंसल्टेशंस। पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने रक्षा मंत्रालय के समझौतों के बारे में समझाते हुए बताया कि इसका मतलब फिजिकल डिफेंस होता है, लेकिन मतलब सिर्फ फिजिकल डिफेंस या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशन सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को मजबूत करना नहीं है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।